वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का जो ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया है उसका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 13 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुँचेगा। अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 12 तक नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है जीके प्लस जीएस एसके जा वॉल्यूम 2 के नाम से, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि अकबर ने डैश के लिए राजपूतों से मित्रता और सहयोग मांगा था। तो अकबर किसके लिए? तो मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए अकबर ने राजपूतों से मित्रता और सहयोग मांगा था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। क्या किया था? समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो लोदी वंश का जो संस्थापक था ये बहलोल लोदी वंश था, बहलोल लोदी था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। क्या था? अंतिम वंश था। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डैश में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो इन्होंने कब किया था? तो 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो एम.एन. रॉय द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अब भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे और भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता थे भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पे मतभेद हो तो इस गतिरोध को डैश द्वारा सुलझाया जाता है। यानी ये किसके द्वारा सुलझाया जाता है? तो जब दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो जाता है तो दोनों सदनों के को संयुक्त बैठक करके इस मामले को क्या किया जाता है? सुलझाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो देखिए, अनुच्छेद 280 जो है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। देखिए, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कोरबा कोयला खान किस राज्य में पाई जाती है? तो कोरबा कोयला खान जो है ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में कोयला खनन 1774 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। चिनूक चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है? तो चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली हवा है। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली हवा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। केरल भारत का डैश तटीय राज्य है? तो केरल जो है भारत का दक्षिण पश्चिम तटीय राज्य। क्या है? दक्षिण पश्चिम तटीय राज्य है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मानसून जो है भारत में सर्वप्रथम यानी भारत में पहली बार कहाँ आता है? केरल तट पे आता है। ठीक है, और भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे पश्चिमी राज्य कहा जाए तो ये गुजरात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो जम्मू कश्मीर में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं और देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और देश के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लेह में हेमिस राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये मुख्यालय आपको, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कि वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है। तो वित्तीय घाटा वित्त मंत्रालय से संबंधित है, तो ये वित्त से संबंधित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। देखिए दोनों बल एक ही दिशा में कार्यरत होता है तो थीटा का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये चीज़ आप जान लीजिए, जब दोनों एक ही दिशा में होगा तो थीटा का मान 0 होता है। तो परिणामी जो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो क्या होता है, हम जानते हैं कि F बराबर होता है √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब देखिए F1 कितना दिया है, 10 का स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर। F2 कितना दिया है, 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 10 गुना 5। कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 और 5 का स्क्वायर यानी कि नहीं कॉस 0 का मान 1 होता है, सॉरी यहाँ पे कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस 0 का मान 1 होता है। तो ये 2 गुना 10 20 5 100 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 25 प्लस 100 यानी कि ये √225 हो जाएगा। √225 यानी कि 15 न्यूटन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। कॉस 90 0 होता है और ये कॉस 0 1 होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेने दीजिए। डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो वाहन की गति स्पीडोमीटर का प्रयोग करके हम लोग जानते हैं। तो स्पीडोमीटर यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है। तो ऊर्जा की व्यावसायिक जो इकाई होती है वो क्या होती है, किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया जाएगा। तो W बराबर क्या होता है, mgh। m कितना है 5, g आपको लेना है 9.8, h कितना है 2 मीटर। 5 दूनी 10, 10 गुना 9 यानी कि 98 जूल क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी है, तो वस्तु का वेग क्या होगा। तो वस्तु का वेग क्या होगा, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, ½ mv²। अब काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, 120 जूल दिया है। तो ये ½ m कितना दिया है 15, तो ये v²। 15 से v कट जाएगा 8 बार में, ये इधर आके गुना हो जाएगा। तो v² का मान 16, तो v का मान क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। तो देखिए किसी वस्तु का संवेग p बराबर संवेग बराबर क्या होता है, mv। तो वस्तु का संवेग मास और वेलोसिटी यानी कि वेग और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है। तो वस्तु के द्रव्यमान वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट, वेग में परिवर्तन लगने वाला समय क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या करते हैं? किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। त्वरण बराबर कह सकते हैं वेग में परिवर्तन बट्टा समय। ए बराबर क्या होता है? जैसे v माइनस यू बाई टी होता है ना, तो वेग में परिवर्तन बट्टा समय। चलिए नेक्स्ट, एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर समान रूप से 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से पानी गिर रहा हो और निसरण 0.0001 मीटर क्यूब सेकेंड होता है? देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आ गया भाई। अब देखिए यहाँ पे v का मान हमारे पास कितना दिया है? ये v का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो निसरण ये q का मान है, ठीक है। तो इस q को हम q बराबर 1 गुना 10⁻⁻⁴ लिख सकते हैं मीटर पर क्यूब सेकेंड। अब देखिए f बराबर क्या होता है? रो जी एच इंटू एरिया, ठीक है। तो f बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से रो जी एच या रो जी क्यू हो जाएगा। अब रो जी क्यू हो जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड क्या है? यानी कि रो का मान कितना होता है? 1000 होता है। तो 1000 गुना रो जी का मान 10 होता है और क्यू का मान कितना होता है? 1 इंटू 10⁻⁻⁴ दिया हुआ है। ये 10⁻⁴ कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 न्यूटन हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा? आपका सही आंसर। नेक्स्ट, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? तो अगर वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण की मान क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी देखेंगे कि गर्मियों में जल नदियों, तालाबों तथा समुद्र आदि से वाष्पीकरण द्वारा वाष्प बनकर क्या होता है? उड़ते जाता है और पानी की क्या होती है? दर घटते जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बर्फ़ का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो बर्फ़ का गलनांक जो होता है ये बिंदु होता है 273 केल्विन। 273 केल्विन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बर्फ़ का गलनांक जो होता है वायुमंडलीय दाब पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं या 273 केल्विन कह सकते हैं, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। इस पर निर्मित प्रतिबिंब जो होता है आभासी और बड़ा होता है। अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं कि इससे प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा तथा वास्तविक होता है। यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा और आभासी और बड़ा बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे P कितना दिया है? ये P दिया है 1100 वाट और V दिया है इतना। तो P बराबर क्या होता है? VI। P बराबर VI होता है तो I बराबर क्या हो जाएगा? P बट्टा V। तो यहाँ से I का मान क्या हो जाएगा? 1100 बट्टा 220 यानी कि 5 एम्पियर। जब I का मान 5 एम्पियर हमारा आ गया तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव क्या हो जाएगा? अगर चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव भी क्या हो जाएगा? आधा ही हो जाएगा, क्योंकि H बराबर क्या होता है? I² RT होता है। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये सब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? अगर आधा कीजिएगा तो इसका मान भी आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किनके द्वारा स्थापित की गई थी? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत
एक अनुसंधान संस्था है जो आपका 1947 में विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि x का pH मान 9 है, y का pH मान 2 है, z का pH मान 6 है, a का pH मान 13 है, तो निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का 9 है, y का 2 है, z का 6 है और a का कितना है, a का आपका 13 है, a का 13 है, यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम देखें कि x का pH मान 9 है तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाएगा। y का pH मान 2 है तो ये प्रबल अम्लीय होगा, और z का pH मान 6 है तो ये दुर्बल अम्लीय होगा, और a का pH मान 13 है तो ये प्रबल क्षारीय होगा। तो हम देखते हैं कि जोड़ा y और a में मजबूत एसिड, y और a में मजबूत एसिड तथा मजबूत क्षार बेस है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, y और a। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। लवण ये टोटल संख्या कितना है, 12 रेशियो का मान अगर 360 ग्राम है तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 30 ग्राम। बात को समझिएगा। तो हमसे कह रहा है कि अम्ल मिश्रण में लवण एवं अम्ल, तो अम्ल कितना अनुपात है, 7 अनुपात, तो 7 × 30 यानी कि 210 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 210 ग्राम। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न तत्वों में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है। अपचायक कारक नहीं है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक या अवकारक कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन जो है ये अपचायक नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो अपचायक के उदाहरण क्या हो जाएंगे, जस्ता, कोक और सोडियम हो जाएंगे, और हाइड्रोजन भी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए N2 में इन परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से त्रिबंध बनता है। 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या बनते हैं, त्रिबंध बनते हैं। इसलिए N2 अणु के निर्माण में कुल 6 इलेक्ट्रॉन या 3 जोड़े भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 6 आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक तत्व ए फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता क्या हो जाएगी। देखिए A3AO4 में तत्व ए की संयोजकता अगर देखी जाए, तत्व ए की संयोजकता कितना हो जाएगा, 4, ए की कितना हो जाएगा, 3, एक या 3, और ओ का संयोजकता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्साइड बनाता है तो ए की संयोजकता, हाँ ए की संयोजकता यहाँ पे 4 हो जाएगी और ओ के 3, तो तत्व ए की संयोजकता कितनी होगी, तो ए की संयोजकता हो जाएगी 4। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या होता है, उभयधर्मी होता है। ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लैंथनम की परमाणु संख्या क्या होती है। तो लैंथनम एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 57 होती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अस्थायिक उत्तक का एक उदाहरण है। तो अस्थायिक उत्तक का कौन सा उदाहरण है, तो जाइलम जो है वो अस्थायी उत्तक का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किस भाग का नाम है। तो वर्टिब्रेट जो है वो किस भाग का नाम है, तो ये आपका रीढ़ की हड्डी का नाम है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है
तो व्यक्ति में डैश की कमी होगी। तो रिकेट से जो आदमी पीड़ित होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट की प्रॉब्लम होती है, तो विटामिन डी यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है। तो देखिए, वर्ष 1880 में लेवरन ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की, यानी कि रोनाल्ड रॉस। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रोनाल्ड रॉस ने 1887 में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि इसका वाहक क्या है, मच्छर है, इसलिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि यूएन वीमेन और किस सरकार ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब के लिए समझौता किया है। तो ये केरल ने किया है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को ने भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है। तो ये किसे नियुक्त किया है, तो ये विशाल बी शर्मा को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, यानी कि फ्रांस में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया है। तो ये इंडियन बैंक ने किया है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। FTII फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो शेखर कपूर को FTI सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुजरात ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखा गया था। तो उसका नाम कमलम रखा गया है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डेजर्ट नाइट 21 किन दो देशों के बीच वायुसेना अभ्यास है। तो ये भारत और फ्रांस के बीच वायुसेना अभ्यास है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट, LIC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपको सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लैस AURA और क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये आपको एक्सिस बैंक ने किया है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और एक्सिस बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।